हेलो एंड वेलकम टू सेलेक्ट सिविल्स। हम 17th बीपीएससी के लिए बिहार स्पेसिफिक चीज़ें देख रहे हैं, जिसमें हमने ज्योग्राफी ऑफ बिहार, इसमें बेसिक इंट्रोडक्शन के साथ साथ रिवर सिस्टम, फिजियोग्राफी, ये सारे हमने लेक्चर्स अपलोड किए हैं, जो कि आपको ज्योग्राफी बिहार के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। उसके साथ हमने आज ही साइंस एंड टेक के एक अलग पैरेलली सेक्शंस शुरू किए हैं, जिसमें पीवाईक्यू के थ्रू प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सारे एनालिसिस के साथ, सारे ऑप्शंस के साथ कैसे आपको अप्रोच करना है, वो सारा साइंस एंड टेक का लेक्चर भी अपलोड हो रहा है हमारे इसी चैनल में। उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज से हम मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ बिहार के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें देखेंगे। और अगेन ये सारे लेक्चर्स आप सेलेक्ट सिविल्स यूट्यूब पे देख रहे हैं, हमसे जुड़ सकते हैं आप टेलीग्राम चैनल सेलेक्ट सिविल्स पे। और दूसरे रिसोर्सेज के लिए, जिसमें पीवाईक्यू, मॉक क्वेश्चन पेपर्स, डिटेल्ड एनालिसिस, मेंस मॉडल आंसर्स, इन सब के लिए selectcivics.com को विजिट कर सकते हैं आप। तो ज्योग्राफी के वो लेक्चर्स फिर से हम कंटिन्यू करेंगे। बाकी दूसरे सब्जेक्ट्स भी, जिसमें हिस्ट्री है, इकोनॉमी है, बजट, करंट अफेयर्स, वो सारे लेक्चर्स हम धीरे धीरे सिलेबस के अकॉर्डिंग कवर करेंगे आने वाली वीडियोज़ में। और अगेन उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम आज से मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ बिहार देखते हैं, जो कि यूरोपियन कंपनीज के जरिए बिजनेस पर्पसेस से मेनली शुरू हुआ था, एंड धीरे धीरे हाउ इट इमर्ज एज अ डोमिनेटिंग एंटाइटी, एंड सब्सिक्वेंटली फिर उन्होंने पूरे इंडिया को, हम सब जानते हैं कि कवर कर लिया। और जो उस टाइम लेटर मुगल्स का जो राज चल रहा था, उनको हटा के अल्टीमेटली एक सुपर पावर बन गई, और फिर 200 सालों तक जो हम कहते हैं वो गुलाम बनाकर रखा। सो हाउ इट ऑल बिगेन, वो हम सारी चीज़ें देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ बिहार और देखते हैं कि किस तरह से ब्रिटिश अराइवल शुरू हुआ और फिर फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन क्या हुए हैं। राइट, तो ये बिहार की हिस्ट्री है। सबसे पहले पोर्टुगल अराइवल है। हम सब जानते हैं कि बिहार, जब हम बिहार का बेसिक इंट्रोडक्शन देख रहे थे तब भी हमने देखा था कि बिहार, उड़ीसा एंड आपका जो आज का बंगाल है, वो तीनों पहले एक ही स्टेट हुआ करते थे। सो ऑब्वियसली जो ब्रिटिश का या यूरोपियन स्पेसिफिक अगर हम कहें तो आगमन जो हुआ, तो उनका बिहार का आगमन, इट मीन्स बंगाल में भी उनका आगमन सेम था। बट चूँकि हमारे यहाँ पर मेन पॉइंट ऑफ फोकस जो है वो बिहार है, तो हम बिहार स्पेसिफिक देखेंगे कि बिहार में किस तरह से उनका अराइवल हुआ, कहाँ उन्होंने फैक्ट्री लगाई और फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन क्या था। अच्छा, यूरोपियन के अराइवल में हमें पता है कि सीक्वेंस है PDEF, इस तरह से। जैसे सबसे पहले पोर्टुगीज़ का आगमन हुआ, फिर हमें पता है कि डच आए, देन इंग्लिश, और फिर सबसे लास्ट में फ्रेंच। इनमें से इनकी इंटरनल राइवलरी थी ही, डच की इंग्लिश से, इंग्लिश की फ्रेंच से, एंड सो ऑन। तो उसी सीरीज़ में सबसे डोमिनेटिंग जो प्लेयर बन के उभरा, काफ़ी वॉर्स भी हुए, बैटल्स भी हुए, जो कि एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट होगा, तो हम देखेंगे। तो उस बैटल्स में अल्टीमेटली जो एक विनर बन के निकला, इट वाज ब्रिटिश। तो ब्रिटिश ने ही फिर पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट को, ये जो पूरा रीजन है, इसे डोमिनेट किया। तो सबसे पहले लेकिन जो आगमन हुआ था, वी नो दैट इट वाज पोर्टुगीज़। सो पोर्टुगीज़ का अराइवल के बारे में कह रहा है कि सबसे पहले बिहार में 17वीं शताब्दी में हुआ है। उन्होंने ट्रेड रिलेशन बनाए और इस वाले रीजन में गंगा के थ्रू इनको ट्रांसपोर्ट करते थे, यानी पटना। तो किस तरह के गुड्स? तो स्पाइसेज, शुगर, यूटेंसिल्स, ये सारे चीज़ें गंगा के ज़रिए से पटना और इस एरिया में लाते थे। और यहाँ से क्या ले जाते थे? कॉटन और हैंडीक्राफ्ट्स। ये भी अगेन हर साल कुछ ना कुछ क्वेश्चंस के फॉर्म में पूछा जाता है कि बिहार से किस तरह का एक्सपोर्ट होता था, क्या रूट होता था। दिस क्वेश्चंस आर फ्रिक्वेंटली आस्क्ड। तो ये एक बेसिक चीज़ है कि 17वीं सेंचुरी में ही अराइवल हुआ, और यही 17वीं सेंचुरी में जब पहला फैक्ट्री सेटअप हुआ इस रीजन में, वो हम देखेंगे सब्सिक्वेंट स्लाइड्स में। तो बिहार में कब, कहाँ पर, किस तरह के फैक्ट्रीज लगे हैं। अब पोर्टुगीज़ के बाद आती है डच कंपनी। तो इन्होंने अपनी जो फैक्ट्री है पटना में इस्टेब्लिश की 1632 में, जो कि आज के पटना कॉलेज के नॉर्दर्न पार्ट में है, लोकेटेड इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ व्हाट इज़ नाउ पटना कॉलेज। तो ये आप याद रखिएगा साल की। पोर्टुगीज़ के बाद जो डच कंपनी आई, तो उनकी पहली फैक्ट्री 1632 में लगी, और उनके जो मेन ट्रेडिंग आइटम्स थे उसमें अगेन कॉटन क्लॉथ्स, शुगर, साल्ट पीटर और अफीम थे, ओपीएम। तो दिस इज़ ऑल्सो आस्क्ड इन यूपीएससी प्रीवियसली, एंड साल वाज शायद 2018, शायद क्या 2018 ही था, आप एक बार फिर भी देख लीजिएगा। सो दिस इज़ अगेन ये आपका इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि कौन सी चीज़ें एक्सपोर्ट में या ट्रेड में मेनली बिहार से हुआ करती थी। एंड उसके बाद क्या कह रहा है? कॉन्स्टेंट राइवलरी, हमने शुरू में ही बात की, फ्रेंच और ब्रिटिश को इन्हें को मिली थी, और मेनली फॉर कंट्रोल ओवर सॉल्ट पीटर ट्रेड। तो इसका क्या था? बारूद बनाने के काम आता था, यानी आइडियली दिस इज़ पोटेशियम नाइट्रेट। ये ट्रेड के लिए बिहार फेमस था। फिर आता है साल 1781। तो इस साल ब्रिटिश फोर्सेस सीज कर लेती है डच के वेयर हाउसेस को, गोडाउन्स को, ड्यूरिंग ए वॉर बिटवीन इंग्लैंड एंड नीदरलैंड। तो नीदरलैंड वाले ही डच हैं। तो इनका जब वॉर हुआ 1781 में, तो ब्रिटिश डोमिनेटिंग हो चुकी थी। वो हम देखेंगे वैसे भी कि उन्होंने मसूलीपट्टनम में पहली अपनी इंडस्ट्री इस्टेब्लिश की, उसके बाद परमानेंट इंडस्ट्री इस्टेब्लिश की सूरत में, और उस तरह से फिर वो
कोस्टल एरियाज़ को डोमिनेट करती हुई बंगाल और अपने राइवलरी को सेटल करते हुए वो बंगाल में एक डोमिनेंट फोर्स हो चुकी थी। साल 1781 में जब नीदरलैंड और इंग्लैंड का वॉर हुआ तो उसके बाद से क्या हुआ कि ब्रिटिश ने एक वेयर हाउस को, जो कि डच के कंट्रोल में था, उस पर अपना कब्जा कर लिया, सीज कर लिया। और इससे क्या हुआ कि डच की जो ट्रेड एक्टिविटी थी वो कम होने लगी और इवेंचुअली वो मर्ज कर गई ब्रिटिश इंडिया कंपनी के साथ। और ये साल 1824-25 की बात है। वो इतनी कमज़ोर हो गई कि नो ऑप्शन लेफ्ट बट टू गेट इन विद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो अल्टीमेटली साल 1824-25 में जो डच की कंपनी थी वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से मर्ज हो जाती है। फिर आता है फ्रेंच। फ्रेंच के बारे में क्या कह रहा है कि इसने पटना में 1734 में अपनी पहली इस्टेब्लिश की फैक्ट्री, और फोकस इनका मेनली था अगेन सॉल्ट पीटर ट्रेड में, जो कि अभी हमने देखा कि इट इज़ एक्चुअली पोटेशियम नाइट्रेट। तो इसके ट्रेड में ये ज़्यादा इन्वॉल्व थी। और फिर से राइवलरी थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की, और इस बार इनका फ्रेंच से होता है सामना। अगेन फिर से फ्रेंच यहाँ पर धीमी पड़ती है और डोमिनेटिंग फोर्स जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो अपना इन्फ्लुएंस बिहार में स्थापित कर लेती हैं, एंड फ्रेंच लूजिंग देयर इन्फ्लुएंस इन बिहार। बाय 1814 फ्रेंच ट्रेडिंग एक्टिविटी वाज लार्जली रिस्ट्रिक्टेड टू पौंडीचेरी, एंडिंग देयर प्रेजेंस इन बिहार। यही आगे की कड़ी कही गई है, यही आगे की बात है कि साल 1814 आते आते फ्रेंच की जो ट्रेडिंग एक्टिविटी थी वो मेनली इस रीजन में, पौंडीचेरी रीजन पे ही सिमट के रह गई थी, और जो बिहार में इनका इन्फ्लुएंस था वो ब्रिटिश राइवलरी की वजह से मेनली इट वॉज एंडेड। फिर यूरोपियन अराइवल में हमें डेनिश कंपनी भी देखने को मिलती है जो कि बिहार में आई थी। इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री पटना में 1774-75 में स्टार्ट किया, एंड देन अगेन ट्रेडिंग मेनली इन सॉल्ट पीटर। ड्यूरिंग द वॉर बिटवीन ब्रिटेन एंड डेनमार्क में जो वॉर होता है इस बार 1801 में, तो बिहार में जैसा हमने देखा कि पहले डच वेयर हाउस को सीज किया था अंग्रेज़ों ने, तो डेनिश प्रॉपर्टीज़ को भी क्या करती है ब्रिटिश कंपनी सीज कर लेती है, ब्रिटिश सीज कर लेती है। एंड इस तरह से ब्रिटिश का सीज कर लेने से, डोमिनेट करने से जो डेनिश इन्फ्लुएंस था वो 1845 आते आते बाय द एंड ऑफ 1845 डेनिश इन्फ्लुएंसेस एंडेड, ये भी ख़त्म हो जाती। नाउ स्पेसिफिकली अब हम देखेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि हमने देख लिया डेनिश, डच एंड फ्रेंच राइवलरी ब्रिटिश से मेनली होने की वजह से दे एंडेड देयर इन्फ्लुएंस इन बिहार और आसपास के रीजन्स में। तो अल्टीमेटली बच जाती है ईस्ट इंडिया कंपनी स्पेसिफिकली एंड यूरोपियन कंपनी इन जनरल। नाउ अब हम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में देखते हैं कि बिहार में क्या उनकी पोजीशन थी। तो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ फैक्ट्री सबसे पहले, हालांकि कह रहा है कि दिस इज डिस्प्यूटेड रिगार्डिंग द ईयर, बट जनरली बिलीव दैट द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी स्पेशली सेटअप देयर फैक्ट्री इन गुलजार बाग पटना में 1691 में, एंड 1651 था साल जब इन्होंने बंगाल में हुगली में सबसे पहले इंडस्ट्री लगाई थी। और सबसे पहला जो इंडस्ट्री ब्रिटिश ने लगाया था कमेंट सेक्शन में बताइए, और परमानेंट फिर कहाँ उन्होंने इस्टेब्लिश की थी। तो 1651 में हुगली में, और हालांकि उस वक्त बंगाल का ही हिस्सा ये भी था, बट बिहार जो अभी प्रेजेंट डे बिहार है, गुलजार बाग पटना में साल था 1691 1691। इनिशियली अगेन मेजर ट्रेड आइटम्स थे वो कॉटन, सिल्क, सॉल्ट पीटर एंड अफीम थे, और जॉब चरनोक को अपॉइंट किया गया था हेड इस फैक्ट्री में, और साल था 1664। तो ब्रिटिश फेस किया कॉन्फ्लिक्ट हमेशा से, जो कि लोकल वहाँ पर उस टाइम राजा थे, तो लोकल बिहार के जो सूबेदार थे उस टाइम थे शाइस्ता खान, और उन्होंने यानी जॉब चरनोक से उनका कॉन्फ्लिक्ट हुआ 1680 में। इस वजह से क्या हुआ कि जो हुगली में उनकी इंडस्ट्री लगी थी वो चरनोक साहब ने 1686 में लूट लिया, लीडिंग टू द लूटिंग ऑफ हुगली बाय जॉब चरनोक इन द ईयर 1686। इन 1690 उसके बाद होता है कि एक सेटलमेंट हो जाता है और फिर से ट्रेड इनका आपस में होने लगता है कंटिन्यू। अब कंसोलिडेशन ऑफ पावर देखते हैं कि बिहार में कैसे हुआ उनका। फर्रुखसियार के टाइम में ड्यूरिंग द फर्रुखसियार रीन पटना फैक्ट्री वॉज टेम्पोरली क्लोज्ड, लेकिन साल 1718 में फिर से उसे रीओपन कर दिया गया था 5 साल के बाद। और नवाब अलीवर्दी खान ने प्रेशर किया ब्रिटिश को कि जो पटना फैक्ट्री उन्होंने लगाई है उसको बंद किया जाए। सो ये बंद हो भी गया था 1750 में, बट अगेन 5 साल के बाद 1755 में इट वॉज रीओपेंड। देन वी हैव काफ़ी इंपॉर्टेंट दो बैटल्स आते हैं, बैटल ऑफ पलासी और बैटल ऑफ बक्सर। तो हमें पता है कि ये बिल्कुल वाटरशेड मोमेंट रहा है। तो बैटल ऑफ बक्सर से क्या हुआ कि इनको दीवानी राइट्स भी मिल गई थी। तो बैटल ऑफ बक्सर के बाद ब्रिटिश पूरी तरह से पावरफुल इस रीजन में भी हो गई थी। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद बैटल ऑफ बक्सर के बाद ही होता है। ग्रांटेड द ब्रिटिश कंपनी दीवानी राइट्स ओवर बिहार, बंगाल एंड उड़ीसा। हमने देखा था कि वॉर इंडेमनिटी भी लगाई गई थी उल्टा लेटर मुगल्स पर, क्योंकि ये कहा गया कि आपकी वजह से हमें वॉर लड़ना पड़ा और हमारे बिजनेस को काफ़ी नुकसान हुआ, और फिर उनको दीवानी राइट्स भी देनी पड़ी थी। तो इस वजह से जो आपका बैटल ऑफ बक्सर एंड सब्सिक्वेंटली ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद काफ़ी इंपॉर्टेंट मोमेंट्स हैं हिस्ट्री में। तो इसकी वजह से
आपका बैटल ऑफ बक्सर के बाद क्या हुआ, उनको दीवानी राइट्स मिल गई और उनका पावर जो है वो कंसोलिडेट हो गया इस बिहार में, बिहार वाले रीजन में। अब देखते हैं कि बिहार में ब्रिटिश रूल इस्टेब्लिश कैसे हुआ। अब हमेशा से कहा है कि एंशियंट टाइम से ही बिहार को एक सेंटर माना गया है ट्रेड के लिए। हमने देखा कि जनपदा में भी से काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट, जिसमें वज्जी, मगध, ये एंशियंट टाइम से ही काफ़ी फेमस सेंटर्स रहे हैं। मिडिवल पीरियड में भी बिहार वाज एन इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर। एंड देन यूरोपियन ट्रेडर्स लाइक एडवर्ड टेरी, राल्फ फिच, पीटर मुंडे इन ट्रेडिंग एक्टिविटी की काफ़ी डिटेल में व्याख्या करते हैं। दिस इज जस्ट टू नो, इस बात पे जोर देने के लिए कि हाउ इंपॉर्टेंट सेंटर बिहार वॉज। नेक्स्ट वी हैव कह रहा है कि नवाब मुर्शिद कुली खान के टाइम में और अलीवर्दी खान का जो टाइम था, फॉरेन ट्रेडिंग कंपनीज ने ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ मेंटेन की बिहार में, लेकिन उनका जो पॉलिटिकल एम्बिशन था देवर सप्रेस्ड, कम हो गया, दबा दिया गया था, क्योंकि अल्टीमेटली सबसे डोमिनेटिंग और डिसाइसिव चीज़ें तो उसके कंट्रोल में थी। तो क्या करना है, किसे कितना उड़ान देना है, दैट वाज डिसाइडेड बाय ब्रिटिश, स्पेशली ईस्ट इंडिया कंपनी। जब तक उसका रेगुलेशन वगैरह बाद में आया, एंड देन वो ब्रिटिश सरकार का हिस्सा बनी धीरे धीरे। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, इम्पॉर्टेंट चैप्टर आता है बैटल ऑफ मनिहारी। तो 16 अक्टूबर 1756 को सिराजुद्दौला डिफीटेड शौकत जंग इन द बैटल ऑफ मनिहारी। अब इससे क्या हुआ, सिराजुद्दौला को एक खतरा होने लगा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से। ही परसीव्ड अ थ्रेट फ्रॉम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, और ब्रिटिश के जो ऑफिशियल्स थे दे बिगैन फोर्टिफाइंग फोर्ट विलियम्स कोलकाता। ये भी हम जानते हैं कि फोर्ट विलियम का फोर्टिफाई करना, घेर लेना, ब्रिटिश से टेंशन को पैदा करता है, क्रिएट करता है। और ये अल्टीमेटली क्या हुआ, कल्मिनेट हो गया बैटल ऑफ पलासी, और डेट था जून 23, 1757, जिसमें ऑब्वियसली ब्रिटिश इमर्ज विक्टोरियस, और मीर जाफ़र वाज इंस्टॉल्ड एज द नवाब ऑफ बंगाल। अभी भी मीर जाफ़र की एग्जांपल हमेशा से बेईमानी में दी जाती है कि ही इज़ अ मीर जाफ़र, तो इस वजह से, क्योंकि वो ब्रिटिश के साथ हो गया था। एंड अल्टीमेटली ही वाज इंस्टॉल्ड एज द नवाब ऑफ बंगाल, और उसका सन जो था मीरान वाज मेड द डिप्यूटी नवाब, जबकि रियल पावर बिहार में कौन उस टाइम होल्ड कर रहे थे, तो इट वाज राजा राम नारायण। बट जाफर वाज अपॉइंटेड एज नवाब, और उसका सन मीरान को डिप्यूटी नवाब बना दिया जाता है। देन अब मीर कासिम का राइज देखते हैं, और अगेन फिर उससे ब्रिटिश के कॉन्फ्लिक्ट के बारे में जानते हैं। साल 1760 था, मीर कासिम उसके ब्रिटिश सपोर्ट के साथ नवाब का बंगाल बन जाता है, लेकिन उनके रिलेशन में स्ट्रेन या तनाव पैदा हो जाता है। अब इसकी वजह से मीर कासिम शिफ्टेड इस कैपिटल फ्रॉम मुर्शिदाबाद से मुंगेर एंड कंस्ट्रक्टेड ए फोर्ट टू डिफेंस द मुंगेर। जो नई कैपिटल को बचाने के लिए वो फोर्टिफाई करता है मुंगेर को, जो कि बंगाल से शिफ्ट होकर नया नया कैपिटल बना था। लेकिन उसका जो रिलेशनशिप था दीवान राम नारायण के साथ, इट वॉज पुअर। ही हैड ए पुअर रिलेशन विद नवाब दीवान राम नारायण एंड अटेम्प्टेड टू इम्प्रिजन हिम फॉर इनडिसिप्लिन। लेकिन राम नारायण क्या हुआ, ब्रिटिश की पनाह में आ जाता है, और हमेशा से जब भी ब्रिटिश देखते थे कॉन्फ्लिक्ट, तो इसका वो खूब फ़ायदा उठाते थे। जब आप मराठा की हिस्ट्री पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री में, तो भी आप देखेंगे कि जब पेशवाशिप के लिए लड़ाइयाँ होती थी, देन ऑल्सो ब्रिटिश यूज टू डू दैट। उसी तरह से इंटरनल रियासतों में जब भी राइवलरी होती थी, तो फ्रेंच उसका खूब फ़ायदा उठाते थे। इसीलिए फूट डालो राज करो वाला जो कहावत है ना, ब्रिटिश से जोड़कर कहा जाता है। नंदलेस तो यही कह रहा है कि राम नारायण को जब वो अरेस्ट करना चाह रहा था, देन ही शॉट रिफ्यूज विद द ब्रिटिश। मीर कासिम डिमांडेड गवर्नर वन स्टार कि भाई तुम राम नारायण को हमें दे दो, लेकिन उन्होंने सरेंडर तो किया, बट दिस लेड टू मोर टेंशन बिटवीन दिस टू, और अल्टीमेटली मीर कासिम क्या करता है, राम नारायण को किल कर देता है। और हमने पहले देखा कि राम नारायण को सपोर्ट था ब्रिटिश का। नाउ मीर कासिम का राइज होता है, और ब्रिटिश से फर्दर कॉन्फ्लिक्ट के बारे में हम जानते हैं। अब ब्रिटिश को चूँकि दस्तक मिल चुका था ना, परमिट्स, तो उसकी वजह से वो उसका मिसयूज़ करते थे। सो मीर कासिम ने क्या किया, कर्व द मिसयूज ऑफ ब्रिटिश इशूड दस्तक, कि भाई तुम इसके कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ रूल हैं। ये भी होता था ना कि दस्तक का वो मिसयूज, नकली दस्तक छाप के जहाँ उनको नहीं भी परमिट होता था, वहाँ भी वो ट्रेड को ले जाया करते थे। सो ही डिटेंड क्या करते हैं मीर कासिम, ही डिटेंड सेठ हीरा चंद को और इसके भाई स्वप्न चंद को, जो कि ब्रिटिश के एलाई थे, उसको मुंगेर में डिटेन कर लेता है, अरेस्ट कर लेता है। और जून 1763 में एलिस, एक ब्रिटिश एजेंट जो कि पटना में था, अटैक द सिटी एंड प्लंडर्ड इट, किलिंग मैनी इनोसेंट पीपुल। कई निर्दोषों को मार कर वो काफ़ी उत्पात मचाता है। इसके रिस्पॉन्स में क्या करता है, मीर कासिम एलिस को कैप्चर करता है और वो मुंगेर ले आता है। इन पटना मीर कासिम ऑर्डर द मैसेकर ऑफ ब्रिटिश ऑफिशियल्स, कि भाई तुम बहुत हद से बेहद ज़्यादती अब कर रहे हो, अब इनका मैसेकर का ऑर्डर दे देता है। और इस ऑर्डर को पटना मैसेकर के नाम से भी जाना जाता है। सो पटना मैसेकर इज रिलेटेड टू मीर कासिम, और जिसमें वो इस ऑफिशियल्स को कंट्रोल में लाने के लिए, लिमिट में लाने के लिए उनसे तंग आकर मैसेकर का ऑर्डर करता है।
सो दिस इज़ व्हाट पटना मैसेकर इज़। अब इस वॉर के बाद फॉलोइंग पटना मैसेकर वॉर बिटवीन मीर कासिम एंड ब्रिटिश बिकेम इनएविटेबल। अब ऐसा सिचुएशन आ गया कि आर पार की लड़ाई मीर कासिम एंड ब्रिटिश ऑफिशियल्स के बीच होना तय था। अब देखते हैं वॉर का क्या सिनेरियो रहा और किस तरह से मीर कासिम वॉज डिफीटेड। तो सितंबर 2, 1763 मीर कासिम वॉज डिफीटेड बाय ब्रिटिश एट द बैटल ऑफ उधवा नाला नियर राजमहल इन बिहार। तो दिस इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट फैक्ट। अब मीर कासिम क्या होता है, किसी तरह से एस्केप करता है एंड क्रॉस द कर्मनाशा रिवर इनटू द बॉर्डर्स ऑफ अवध दिसंबर 4 को 1763 में। और द डिफीट एट बक्सर एंडेड मीर कासिम्स इन्फ्लुएंस एंड लेड टू द ब्रिटिश गेनिंग द कंट्रोल ओवर बिहार। ऑलराइट, और 1765 वी ऑल नो की ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। अल्टीमेटली मुगल एम्पेयर ग्रांट द दीवानी राइट्स, यानी कि रेवेन्यू कलेक्शन का राइट कौन कौन से सूबे का, तो बिहार, बंगाल एंड उड़ीसा टू ब्रिटिश। अब इसके आफ्टर माथ इतना बड़ा जो एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज आया तो इसके ऑब्वियसली कॉन्सिक्वेंस होंगे ही। तो इसके आफ्टर माथ में क्या होता है, मीर कासिम के बाद अगेन मीर जाफर वॉज रिइंस्टेटेड एज नवाब ऑफ बंगाल बाय द ब्रिटिश, और ब्रिटिश टुक कंट्रोल ओवर मार्केट्स इन कंकड़बाग और मौफरगंज इन पटना एंड ऑल्सो गेन कंट्रोल ऑफ पूर्णियाज लकड़ मंडी। इन रीजन्स में पूर्णिया, पटना, कंकड़बाग अल्टीमेटली सेंटर जो थे बिहार में ट्रेड के, उनमें ब्रिटिश का कंट्रोल हो जाता है। मीर कासिम को बदला लेना था या अपनी पावर को रीगेन करना था, तो ही स्टार्टेड टू एलाई, अपना सहयोगी ढूंढने लगता है। ऑब्वियसली आगे हम देखते हैं कि वो कलेक्टिवली तीनों मिल के भी ब्रिटिश से हारता है, बट यहाँ पे वही चीज़ें हम देख रहे हैं कि मीर कासिम अलाइड विथ नवाब शुजाउद्दौला ऑफ अवध और मुगल एम्पेयर शाह आलम टू प्रिपेयर ए वॉर अगेंस्ट ब्रिटिश। ये ऑब्वियसली जो इंडिजिनस थे, इनके एंसेस्ट्रल भरे आए हुए थे, बट नाउ दे वर पार्ट ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट। अब उनको लग रहा था कि ये ब्रिटिश आके हम पर हुकूमत कर रहे हैं, सो दे गेट इनटू देयर एलाइज। तो कौन कौन से एलाइज, शुजाउद्दौला और मुगल एम्पेयर शाह आलम टू से एलाय होते हैं आपस में ये तीनों, एंड देन दे प्रिपेयर फॉर वॉर अगेंस्ट द ब्रिटिश। और ये कंबाइंड मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम टू एक पटना की तरफ बढ़ते हैं। उस टाइम ऑब्वियसली मेजर मुनरो ब्रिटिश आर्मी में जो कि थे, पटना अराइव उनका होता जुलाई 1764, और कन्विंस करता है, रोहतास का फोर्ट कमांडर था सलामत, तो मुनरो कन्विंस सलामत कि तुम मेरी साइड आ जाओ ताकि हम कलेक्टिवली मिलकर इन तीनों का यानी कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम टू का सामना कर सकें। मुनरो क्रॉस द सोन रिवर एंड फाउट द कंबाइंड फोर्सेस। हमने देखा कि तीनों ने आपस में गठबंधन कर लिया था, एलाय बन गए थे, दोस्त। तो अक्टूबर 22 को कंबाइंड फोर्सेस 1764 में बक्सर में इनकी लड़ाई होती है, रिजल्टिंग ए डिसाइसिव ब्रिटिश विक्ट्री। एंड देन द डिफीट ऑफ बक्सर इंडेड द मीर कासिम के पावर को पूरी तरह से। तीनों ने मिलकर जब लड़ा और ब्रिटिश से हार गए, सो कुछ इनके पास बचता था नहीं, एंड द ब्रिटिश इस्टेब्लिश फुल कंट्रोल ओवर बिहार। एंड देन 1765 में आता है, मुगल एम्पेयर फॉर्मली ग्रांटेड द डिवाइनी राइट्स ऑफ बिहार, बंगाल एंड उड़ीसा टू द ब्रिटिश। इस तरह से इनका पावर कंसोलिडेशन बिहार के रीजन में हो जाता है। तो दिस इज़ व्हाट अराइवल ऑफ यूरोपियन कंपनीज इन बिहार, जिसमें हमने देखा सबसे पहले पोर्टुगीज, देन डच, देन डेनमार्क के लोग, एंड देन ब्रिटिश, और कैसे उनका पावर कंसोलिडेशन होता है। इसको यहीं तक रखते हैं, आने वाले लेक्चर्स में हम इसको और देखेंगे, ट्रेड रिलेशन कैसा था बिहार से, रीजनल रूरल से किस तरह के कॉन्फ्लिक्ट हुए, और जो भी सब्सिक्वेंट फैक्ट्स हैं एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, उनको हम इसी तरह से बिल्कुल कहानी की तरह धीरे धीरे देखेंगे। अगेन ये लेक्चर्स आप सेलेक्ट सिविल्स पे देख रहे हैं, टेलीग्राम @select civils पे हमसे जुड़िए, और दूसरे रिसोर्सेज के लिए selectcivils.com पर जाइए, और अपने फ्रेंड्स को एस्पिरेंट्स को, इंग्लिश मीडियम वालों को स्पेशली आप बताइए कि वो सेलेक्ट सिविल्स पर बेस्ट पॉसिबल लेक्चर्स पा सकते हैं, जो कि 17वीं बीपीएससी के लिए बहुत ही मेहनत से और इम्पोर्टेंट लेक्चर्स आपके लिए बनाए जा रहे हैं। ऑलराइट, पढ़ते रहिए। आपके किसी तरह के सुझाव या राय हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और तैयारी अच्छे से करिए, और ये भी बताइए कि हम किस तरह से आपको और हेल्प कर सकते हैं ताकि आप अपनी सीट 17वीं बीपीएससी में सुनिश्चित कर सकें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।